डीएलएड सेकेंड ईयर के प्रशिक्षु एवं देश के भावी शिक्षक, आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो यह लघुत्तरीय प्रश्न से संबंधित ही है, जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। उनमें से अधिकतर प्रश्नों के आने की संभावना रहती है, इसलिए हमने इसका दूसरा वीडियो है। लघुत्तरीय प्रश्नों के दूसरा वीडियो है। 10 प्रश्न आते हैं फर्स्ट पेपर का, और इन प्रश्नों के द्वारा आपके अति लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। जबकि इसके पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप पे 3 वीडियो और अति लघुत्तरीय में 1 वीडियो बना चुके हैं, और अब यह इस पेपर का एक तरह से लास्ट वीडियो है। इसके बाद फिर दूसरे पेपर का वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया जा चुका है कि किंडरगार्टन जो शिक्षा पद्धति है या जो शिक्षा संस्था है, इसे फ्रोबेल ने दिया है। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा संस्था को किंडरगार्टन के नाम से पुकारते थे। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों से किंडर अर्थात बालक और योर्टेन अर्थात उद्यान। इस प्रकार फ्रोबेल ने पौधों की तुलना बालक और शिक्षक की तुलना माली से तथा विद्यालय की तुलना उद्यान से किए हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, पौधा कौन है, बालक, माली शिक्षक, और विद्यालय जो है वह उद्यान है। तो जिस प्रकार से माली उद्यान के पौधे की देखभाल करके उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता करता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यालय में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग देता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि फ्रोबेल से संबंधित, फ्रोबेल के शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित या किंडरगार्टन से संबंधित प्रश्न आता है, तो आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। उसमें यही लिखना है कि बालक को क्या कहा है उन्होंने, बालक को उन्होंने पौधा कहा है, और माली को शिक्षक कहा है, और उद्यान को विद्यालय कहा है। यही 3 जो शब्द आपको वहाँ उसमें डिस्कशन करना है। दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला माना जाता है, क्यों। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, और उसकी माँ को उसकी प्रथम शिक्षिका, क्योंकि नवजात शिशु अपने जीवन की यात्रा परिवार से प्रारंभ करता है, और इसी संस्था में रहते हुए उसे विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे जैसे बालक की आयु में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परिवार के द्वारा उसमें सभी मानवीय गुणों और मूल्यों का विकास, संस्कार का विकास होता है, जिसकी आवश्यकता आगे चलकर एक सुयोग्य एवं सचित्र नागरिक के रूप में पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से परिवार ही बालक को बना भी सकता है, और बिगड़ने का दायित्व भी परिवार पर ही जाता है। अब विद्यालय के औपचारिक कार्य बताइए। तो विद्यालय के जो औपचारिक कार्य है वह है बालकों का मानसिक विकास करना, संस्कृति का संरक्षण और अगली पीढ़ी में स्थानांतरण, सामाजिक भावना का विकास, चरित्र निर्माण, नेतृत्व के गुण प्रदान करना, और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। ये विद्यालय के औपचारिक कार्य हैं। विद्यालय के अनौपचारिक कार्य बताइए। विद्यालय के अनौपचारिक कार्यों की सूची निश्चित नहीं है। जिस प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा निश्चित नहीं होता है, उसी प्रकार इसके अंतर्गत विद्यालय के बाहर यानी शारीरिक विकास, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवा कार्य, रचनात्मक शक्ति का विकास इत्यादि जो कार्य होते हैं, ये विद्यालय के अनौपचारिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है, जनसंचार के साधनों से क्या तात्पर्य है। सामान्यतः जनसंचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरण से है जिसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज जहाँ पर जो है सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उन वहाँ पर लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार के साधन के माध्यम है रेडियो, दूरदर्शन। इसे ध्यान रखिएगा आप, ऑब्जेक्टिव या अति लघुत्तरीय में आ सकता है रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ये क्या हैं, ये जनसंचार के साधन हैं, और इन साधनों का प्रयोग अब शिक्षा में भी किया जाने लगा है, तभी शिक्षा के साधन कहलाने लगे हैं। दूरस्थ शिक्षा में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक
सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। साधारण अर्थों में सामाजिक परिवर्तन से आशय सामाजिक जीवन शैली और समाज की संरचना में होने वाले बदलाव से है, लेकिन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को अलग अलग संदर्भों में परिभाषित किया है। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से आशय उन संशोधनों से है जो सामाजिक संरचना या ढांचे में हुआ करते हैं। जैसे आज के वर्तमान समय में देखें तो हम सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत शिक्षा को ले सकते हैं। शिक्षा के द्वारा बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है हमारे समाज में, और इससे विशेषतः जो रूढ़ियाँ हैं, रूढ़िवादिताएँ हैं, अंधविश्वास है, उनमें भी परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य बताइए। शिक्षा मानव की एक विशेष उपलब्धि है। अतीत काल से ही मनुष्य ने जागरूक होकर अपनी वाक शक्ति का व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, समुदाय के बीच, संतति और संतति के बीच अपने व्यवहारिक अनुभव भंडार का संचार करते के लिए उपयोग करता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 29(2) के अंतर्गत हमने सार्वभौमिकरण के बारे में भी बताया था। इसमें हम देख लेते हैं कि सार्वभौमिकरण के उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। वे हैं ज्ञानार्जन, बौद्धिक एवं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक सामाजिक कुशलता का विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जीविकोपार्जन, विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता का विकास और अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल, वातावरणीय सामाजिक समायोजन कौशल का विकास। ठीक है, तो इस तरह से सार्वभौमिकरण और सार्वभौमिकरण के उद्देश्य यदि आते हैं तो आप इसे कर ले जाएंगे। सार्वभौमिकरण का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में भी बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न की बात है तो इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शैक्षिक समता का वास्तविक अर्थ है सभी विद्यार्थियों को ऐसे शैक्षिक अनुभव मिलना जो कुछ समान लक्ष्यों, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हों। अर्थात शैक्षिक समता विद्यालयी अध्ययन के लाभों का समान न्यायसंगत वितरण है। ठीक है, यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वह चाहे किसी भी जाति समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो, और उसे जो है सामान्य और विशिष्ट शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि समानता से तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं, बल्कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सामूहिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को प्रासंगिक बनाना है। साथ ही समानता का तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्ति की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रूप, रंग, भाषा एवं प्रांतीयता, धर्म आदि के मध्य भेदभाव न करने से भी है। ठीक है, एक इसमें फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा देते समय शिक्षक को किन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा देते समय शिक्षक को 3 समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, क्योंकि अधिक जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जाएगा, तो जनसंख्या विस्फोट भी पर्यावरण में एक समस्या है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों में कमी होती जाएगी। और तकनीकी प्रगति के साथ दिनों दिन बढ़ता प्रदूषण, क्योंकि ऐसे ऐसे तकनीकी आ रहे हैं जो कि पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण में सहायक हैं। पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा के किन तथ्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम जागरूकता, अवेयरनेस की बात करते हैं, क्योंकि जागरूकता के माध्यम से ही हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं या पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं निम्नलिखित तथ्यों के अध्ययन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिनमें पहला है पर्यावरण का अर्थ, आवश्यकता, पर्यावरण नीति, मानव एवं पारिस्थितिकी प्रणाली, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण, पर्यावरण एवं जनसंख्या, प्राकृतिक पर्यावरण, झीलें, पहाड़ियाँ तथा पीने योग्य जल, मानव सभ्यता पर प्रदूषण का प्रभाव, सामाजिक पर्यावरण आदि, वन्य जीव एवं इनका संरक्षण, सौर ऊर्जा एवं इसका प्रयोग, भारत के प्रदूषित नगर, तेल एवं रासायनिक स्तरों का पर्यावरण पर प्रभाव, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा पर्यावरण संतुलन। यानी कि लोगों के अंदर हम पर्यावरण के बारे में बताएं,
पर्यावरण की आवश्यकता के बारे में बताएं, उनकी नीति के बारे में बताएं, पारिस्थितिकी का क्या महत्व है, यदि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा के कैसे हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, ध्वनि वायु जल प्रदूषण हमें क्या क्या हानियाँ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यदि अधिक जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे प्राकृतिक संसाधन पे कैसे उसका दबाव बढ़ेगा, और मानव सभ्यता का पर्यावरण प्रदूषण सामाजिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, वन्य जीव का क्यों संरक्षण आवश्यक है, सौर ऊर्जा और इसका प्रयोग करके हम कैसे जो है प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं, जो प्रमुख प्रदूषित नगर हैं वह ज़्यादा प्रदूषित होने के बाद वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, तेल और रासायनिक अस्त्रों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न पर्यावरण दिवस हैं या पृथ्वी दिवस है, जनसंख्या दिवस है, ये सब बना करके भी हम अवेयरनेस या जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, और पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और संतुलन से संबंधित बातें भी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। नेक्स्ट, जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन अभी हम एक बार अभी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन दोबारा फिर इसको थोड़ा और इलॉबरेट कर लेते हैं। देखिए, जनसंचार साधनों का समाज पर क्या प्रभाव, यहाँ समाज की बात की जा रही है, तो किसी भी समाज पर जनसंचार के साधनों जैसे रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म, सिनेमा, रिकॉर्ड और वीडियो पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जनसंचार के साधन विशेष रूप से फिल्में, रेडियो, टीवी एक साथ राष्ट्रव्यापी श्रोताओं को संदेश पहुंचाते हैं। इन साधनों ने सभी सीमाओं को समाप्त कर दिया, जैसे भारतीय नेशनल नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक जैसे रामायण, महाभारत का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में भारतीय समाज पर जनसंचार माध्यमों का वर्तमान में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा है, परंतु इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये जो जनसंचार के साधन है या जो है सामाजिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, यहाँ आपको बताया जा रहा है जनसंचार के बारे में बता दिया गया है, तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे कर सकते हैं। यहीं पर जैसे यहाँ मूल्य परक शिक्षा की बात की जा रही है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मूल्य का अर्थ क्या है। ठीक है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। मूल्य शिक्षा के द्वारा हम समाज में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, मूल्य शिक्षा हम अपने परिवार से कैसे प्राप्त करते हैं, तो उन सब में आप एक अगर मूल्य परक शिक्षा तैयार कर लेते हैं तो लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तो क्वेश्चन बदल दिया है और हमें नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, संकल्पना क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो आप उससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न कर ले जाएंगे। इसीलिए हम इसमें आप देखेंगे कि पर्यावरण हो या मूल्य परक हो, जनसंचार हो, सामाजिक परिवर्तन हो और प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, सबसे एक एक दो प्रश्न इसलिए रख दिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे कर ले जाएंगे। तो देखते हैं मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता। भारत जैसा देश अपनी कला, संस्कृति, दर्शन आदि की गौरवशाली परंपरा से सदा ही गौरवान्वित होता रहा। यानी कि देखा जाए तो प्राचीन काल से ही भारत में मूल्य की बात की जाती है या मूल्य को अधिक महत्व दिया जाता है। इसीलिए आज भी हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी परंपरा, गौरवशाली परंपरा जो है वह जिंदा है और हम उसका कहीं नहीं तो कहीं अनुसरण करते हैं, जिसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। और हम उसी मूल्य परक शिक्षा की वजह से हम अपने संस्कृति को आज भी जिंदा बनाए रखे हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिख सकते हैं कि भारत जैसे देश अपनी कला, संस्कृति, दर्शन आदि की गौरवशाली परंपराओं पर सदा से ही गौरवान्वित होता रहा है, किंतु समसामयिक युग में अनास्था एवं पारस्परिक अविश्वास के वातावरण में हमारी प्राचीन परंपरा एवं मूल्य कुछ धूमिल से हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो परिवर्तन जो है क्या है, संसार का नियम है, वह परिवर्तन होता रहता है। तथाकथित आधुनिकता का भ्रामक अवधारणा, अस्तित्ववादी जीवन, अनात्मपरक नास्तिकता, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, तर्क प्रधान चिंतन आदि के समेकित
ठीक है। इन सब के प्रभाव के द्वारा पुरातन मूल्य जो है प्रदूषित हो गए। उक्त कलुषित तथा संकटग्रस्त वातावरण में मूल्यपरक शिक्षा की अपरिहार्यता की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। आज आप देखेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में भी मूल्य शिक्षा को सम्मिलित कर दिया गया है ताकि हम बालकों में मूल्यों को जागृत कर सकें। हमने संक्रमण काल में कर्तव्य कार्य संस्कृति के स्थान पर उपभोक्तावादी संस्कृति का अंधानुकरण कर लिया है। इस उपभोक्ता संस्कृति ने मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता को और भी प्रबल बना दिया है, जिसकी वजह से स्कूली पाठ्यक्रम में मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का योगदान बताइए। यहाँ पे लोकतंत्र के आप देखेंगे बहुत मतलब अब इसमें क्या बताया जाए। शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा की बात की जा रही है और भारतीय समाज पर प्रभाव काफ़ी लेंदी काफ़ी बड़ा पाठ्यक्रम है। अब इसमें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का योगदान तो देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता का आधार शिक्षा है। यदि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित या निरक्षर है तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्यों में सर्वसाधारण में शिक्षा प्रचार की ओर ध्यान दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि शिक्षित नागरिक ही शासन व राजनीति के उत्तरदायित्वों का वहन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, शिक्षित जो नागरिक है वही राजनीति के उत्तरदायित्वों का वहन निष्ठापूर्वक करने में सक्षम हो सकता है। शिक्षित नागरिक ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकता है तथा मतदान मेन जो क्या है मतदान का उपयोग कर सकता है कि हमें किसे मत देना है। यदि वह शिक्षित है तो वह सही सोच सकता है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति में तांत्रिकता रूपी दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। यही कारण है कि छात्रों में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण या लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने में सदा से ही भारत जैसे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या हैं। यहाँ पे अब बात की जा रही है राष्ट्रीय जीवन की। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के निम्नलिखित कार्य, ये सारे क्वेश्चन 2016 में पूछे जा चुके हैं, इसलिए काफ़ी संभावना भी है इन प्रश्नों को आने की, इसीलिए हमने इन्हें सम्मिलित भी किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार भी करेंगे। तो देखते हैं शिक्षा के निम्नलिखित जो कार्य हैं वह है राष्ट्रीय विकास। ठीक है, राष्ट्रीय जीवन शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता यानी कि संवेगात्मक विकास भी हम कह सकते हैं, अपने देश के प्रति भावनात्मक लगाव होना, सामाजिक कुशलता में वृद्धि, नैतिकता का प्रशिक्षण, नेतृत्व की तैयारी, कुशल व्यक्ति तैयार करना, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता और सामाजिक सुधार व उन्नति करना। ठीक है, ये सारे हैं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये लघु क्वेश्चन में पूछा गया है 2016 में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नवीन शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 1986 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं गुण निम्नलिखित हैं जिनमें शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व दिया गया। एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, मतलब कि पूरे विश्व में एक ही राष्ट्रीय स्ट्रक्चर, एक ही नेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल, केंद्र सरकार की भागीदारी, राज्यों के साथ साथ केंद्र का भी भागीदारी होना चाहिए। दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन, व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है और उच्च शिक्षा में सुधार तथा महाविद्यालयों की स्वायत्तता। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा था? जॉन डेवी ने कहा था। ये देखिए फुल अपने वो प्रयोजनवाद में कहे थे, हम इसको उसमें बताए भी हैं। फुल क्वेश्चन में आ चुका है 2016 में, इसकी भी बहुत ही संभावना है आने की, बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानने में प्रगतिशील विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। जॉन डेवी जो एक प्रयोजनवादी थे, उन्होंने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हुए यह कहा है, जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए, यहाँ ध्यान रखिएगा उन्होंने क्या कहा है, जिस प्रकार काफ़ी महत्वपूर्ण
है उनका एक कथन। जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विद्यालय, ठीक है, शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विद्यालय की आवश्यकता होती है। यह संस्था बालकों को उन सामाजिक क्रियाओं में प्रशिक्षित करती है जो तो वर्तमान सामाजिक जीवन में प्रचलित है। डीवी का कथन है कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और इस नाते विद्यालय सामान्यतः सामुदायिक जीवन का यह स्वरूप है जिससे वे समस्त साधन केंद्रित होते हैं जो बालक को प्रजाति की पैतृक संपत्ति में अपना भाग प्राप्त करने तथा उसे अपने शक्तियों को सामाजिक हितों के लिए उपयोग लाने में हेतु तैयार करते हैं। अर्थात कि कितना महत्वपूर्ण बात है यह कि विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार करके विद्यालय के द्वारा ही हम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बालक अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करता है, वैसे वो विद्यालय के माध्यम से अपने सामाजिक जो उसके हित हैं, सामाजिक जीवन है, जो सामुदायिकता है, सामाजिक स्वीकृति है, उसे भी प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक परिवर्तन पहले भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता था, फिर यह उसका रूप अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाता है। शिक्षा का यह कार्य है कि वह समाज में जो फैली हुई विसंगतियाँ हैं या जो भी अंधविश्वास हैं उन्हें वह दूर करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम के प्रमुख कारण एवं इनके निवारण के उपायों का उल्लेख करिए। अब इनमें है बाल श्रम 2016 में ये 2 बार प्रश्न आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अब इसमें बाल श्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप इसे कर सकते हैं। एक बचपन छीनता का भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके अंतर्गत भी आप इसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम बाल श्रम के प्रमुख कारण। बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे साइकिल या स्कूटर रिपेयर करने की दुकान पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। चाय या रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हुए दिखाई देते हैं। कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। इन सब का प्रमुख कारण है उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे स्कूल जा सकें। इसी कारण सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि वे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक हैं। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बचपन छीन जाता है। ठीक है, देखिए बचपन छीनता आ गया यहाँ पर। बाल श्रम के कारण बचपन छीन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए उस उम्र में बालक श्रम के कारण अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं उनकी समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छीन जाता है। तो आप इसे अच्छे से इलोबरेट कर सकते हैं कि बचपन छीनता आता है तो बचपन के बारे में उन्हें बताते हुए कि उनकी जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं उसकी वजह से वे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। वह निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी बनाए हैं जिससे कि सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त हो सके, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, पारिवारिक परिस्थितियां, जिसकी वजह से वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण और दोषों का उल्लेख करिए। प्रयोजनवाद के गुण, ये भी 2016 में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रयोजनवाद के गुण के अंतर्गत हम देखते हैं क्या है प्रयोजनवाद। पहला है प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन, ठीक है, वह व्यवहारिकता की बात करता है, सामाजिकता की बात करता है, वर्तमान की बात करता है। प्रयोजनवाद विचार किस जो आदर्शवाद में विचार को महत्व दिया गया है, प्रकृतिवाद में प्रकृति को महत्व दिया गया है और प्रयोजनवाद में क्रिया को। ध्यान रखिएगा, ये किसका है, ये आदर्शवाद का है,
प्रकृतिवाद में प्रकृति को और प्रयोजनवाद में क्रिया को। शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है और यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक, गतिशील तथा विकास की प्रक्रिया मानता है। इस प्रकार प्रगतिशील शिक्षा को जन्म दिया प्रयोजनवाद ने। ठीक है, प्रयोजनवाद के दोष के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है, जबकि आध्यात्मिक गुणों को कौन महत्व देता था? वह आदर्शवाद देता था। इसीलिए यह सिर्फ वर्तमान या इसी लोक में विश्वास करता है, वह आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण, ठीक है, भौतिकता की ओर ले जाता है, भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका क्या है मतलब दोष है। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है, जबकि आदर्शवाद सत्य को अपरिवर्तनशील मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को संक्षेप में लिखिए। 2016 का प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। शिक्षक के स्थान के संबंध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर मानते हैं कि उनके समक्ष जो बालक आता है वह दैवीय प्रकाश युक्त होता है और शिक्षक का प्रमुख दायित्व तो है इस प्रकाश को देखना। शिक्षक जो भावी यश के तेज प्रकाश को नहीं देखते और अपने ज्ञान पद, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, बालक को अधिक प्रधानता देते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकृतिवादी थे। जो शिक्षक बालक के भावी यश के तेज प्रकाश को नहीं देखते और अपने ज्ञान पद और राष्ट्र भाव के दर्पण में उससे सर्वदा घृणा करते हैं, वे अध्यापक पद के अयोग्य हैं। ठीक है, शिक्षार्थी के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे गुणों की परिकल्पना की है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। शिक्षार्थी के व्यवहार में विनम्रता होना चाहिए, नियमों का अनुपालन, व्यवस्था व स्वच्छता में रुचि, निंदनीय, असभ्य व दोषपूर्ण बातों से दूर रहना, व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में अनुशासन, आंतरिक बल और प्रकाश की अनुभूति, उच्च अभिलाषा। ठीक है, ये उच्च अभिलाषा की बात करते हैं। एक्सप्रेशन लेवल हाई होना चाहिए, सौंदर्य के प्रति लगाव, स्वतंत्र विचार, भक्ति व तपस्या, शांति व साधना बालक में होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालयों की भूमिका पर विचार डालिए। ठीक है, ये प्रश्न 2016 में आया है। तो सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा और विद्यालय के विभिन्न कार्य हैं। शाश्वत मूल्यों का संरक्षण, प्रत्येक समाज के कुछ अस्थायी मूल्य होते हैं और वह समाज में स्थायित्व प्रदान करते हैं। भारतीय समाज के शाश्वत मूल्य है सहिष्णु, सत्य, शिव, दूसरे का कल्याण, अहिंसा आदि। कभी कभी किसी कारणवश सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में इनमें दुर्बलता की स्थिति बनती है और शिक्षा ही इन मूल्यों का संरक्षण करता है। ठीक है, शाश्वत मूल्यों का संरक्षण। दूसरा है नवीन परिवर्तन लाने में सहायक, शिक्षा के द्वारा ही जो है नवीन परिवर्तन आता है, जो सामाजिक परिवर्तन का आधार बनता है। सांस्कृतिक हस्तांतरण की क्रिया समाज को स्थायित्व एवं निरंतरता प्रदान करती है और जो है वह आवश्यकता अनुसार उनमें सुधार भी करती है। तो इस तरह से शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों की जन्मदाता, प्रवर्तक एवं निर्देशक है। सामाजिक गतिशील संबोध है, स्वतः गतिशीलता के कारण ही सदैव इसमें परिवर्तन होते रहते हैं और शिक्षा इसका प्रमुख साधन है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इस आयोग की स्थापना जो 23 सितंबर 1952 को हुई थी। हंटर कमीशन की विशेषता क्या है? हंटर आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया है, जिसमें देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। ठीक है, नेक्स्ट उड घोषणा पत्र के 4 दोष बताइए। उड घोषणा पत्र के दोष के अंतर्गत सरकार को सौंपकर शिक्षा को पूरी तरह राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया। भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके। भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त बनाना था, इससे भारतीयों में विशेष लाभ न पहुँच सका। भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी रही और देसी भाषाएं विलुप्त हो गईं। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। ठीक है,
मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करने में उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। ठीक है, तो इस तरह से जब मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति लेकर के आए, विवरण पत्र लाए, उसके बाद ही 1857 में पहला जो है हुआ था संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट है मिशनरी स्कूल की विशेषताएं लिखिए। मिशनरी स्कूल की विशेषताएं निम्नलिखित 2017 में प्रश्न आया है। कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग इनके द्वारा ही किया गया। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ। सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश से 2001 से 2 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के अंतर्गत 2019 में सूबे में कुल 13,328 करोड़ खर्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर बाल या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम की आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्यायालय अधिनियम 1986 संशोधित 2000 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा कानून विरोधी कार्य करना बाल अपराध है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। 2017 में प्रश्न आया है ये भी। बौद्धिक, इसके अंतर्गत कई साधन है। पहला है बौद्धिक साधन। इनमें उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिनकी योजना बनाने में बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसमें 2 तरह के साधन निहित है, पाठ्यक्रम क्रियाएं और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। ठीक है, मतलब कि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम रहेगा, सब्जेक्ट रहेंगे, और पाठ्यक्रम सहगामी में पाठ्यक्रम के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि बच्चों का के खेल कूद और उनके अन्य जो हैं कार्य हैं, जो सांस्कृतिक कार्य हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है शारीरिक साधन। इसमें हम विद्यालय के छात्रों को इस प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए अवसर प्रदान करने होंगे जो बालक में देश प्रेम का भाव उत्पन्न कर सके, जैसे एनसीसी द्वारा अनुशासन का गुण उत्पन्न करना, राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सेवा भाव उत्पन्न करना, स्काउटिंग, गाइडिंग, देश प्रेम व मानव सेवा का भाव उत्पन्न करना। यह कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम छात्रों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। संवेगात्मक साधन। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की आधारशिला संवेगात्मक एकता है। छात्रों के संवेगों के उचित प्रशिक्षण के द्वारा भी हम अपने राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने में संवेगात्मक साधन के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा विद्यालय वातावरण में देने से उनमें संकीर्णता से परे रखना चाहिए। कहानी, नाटक, चित्र इत्यादि के माध्यम से हम छात्रों में देश प्रेम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं एकता को विकसित करने में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके व्यक्तित्व गुण ही इस दिशा में सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। अध्यापक में जिन गुणों को होना चाहिए वे निम्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्था रखते हों। ठीक है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तथा इंटरनेशनल की बात की जा रही है, संपूर्ण विश्व की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। राष्ट्रीय एकता
से प्रश्न आता है तो भारत की संप्रभुता अखंडता को हम इसमें सम्मिलित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय यानी संपूर्ण विश्व को। तो पहला इसमें अंतर्राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्था रखता हो, तथ्यों की विवेचना करते समय उनका दृष्टिकोण निष्पक्ष, ठीक है, निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होना, अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव उसमें होना चाहिए, सत्य को स्वीकार करने की क्षमता, स्पष्ट एवं स्वतंत्र चिंतन, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होना चाहिए और सभी छात्रों से प्रेम व उनके लिए आदर भाव होना चाहिए। ठीक है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय एकता और भावना की बात करते हैं तो इनमें एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अंतर्राष्ट्रीय एकता और भावना, विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करने में, क्योंकि हम देखेंगे कि विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न तरह के जो है परिस्थितियां हैं, जलवायु की दशाएं हैं, लेकिन वहाँ के लोग कैसे किन कठिनाइयों से रहते हैं और एक दूसरे पर कैसे आश्रित अपने जो भी उनकी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए हैं, तो उसके द्वारा हम बहुत ही अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो भावना का विकास कर सकते हैं या करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन देखिए 2019 में आया है, लैंगिक असमानता से क्या अभिप्राय है, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, संविधान में किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी धनी हो या निर्धन हो, किसी भी जाति, किसी भी प्रदेश, कोई भाषा बोलने वाला, स्त्री हो या पुरुष, यानी लिंग के आधार पर भी किसी भी धर्म का अनुयायी हो तथा उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, उसे किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। उद्देश्य बालक एवं बालिका दोनों को समान रूप से देखना, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करना, समाज में फैली विषमताओं को दूर करके सभी बच्चों को विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा बालकों में समानता की भावना का विकास करे। इसके लिए आवश्यक है कि बालक बालिकाओं को एक स्तर तक अनिवार्य, निःशुल्क एवं सार्वभौम शिक्षा दी जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए समान गणवेश मतलब समान ड्रेस होना चाहिए, समान बैठने के स्थान, सभी के साथ समान व्यवहार करना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं से खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों में बालक बालिकाओं की समान सहभागिता होनी चाहिए। धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रति समानता का व्यवहार करने से उनमें समानता की भावना विकसित हो सकेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उनके रिपीट करने की संभावनाएं अधिकतर रहती हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है और हमने प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेने का प्रयास किया है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन छूट गया है जनसंख्या शिक्षा से संबंधित, उससे भी संबंधित प्रश्न आ ही जाते हैं। तो प्रयास रहेगा कि अगले वीडियो में हम उसे सम्मिलित करें, या अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आप इसे अलग से ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे एक हम क्वेश्चन बता देते हैं, वर्तमान में जनसंख्या शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसे हम ऐसे ही समझा देते हैं जिससे कि यदि जनसंख्या से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप उसे बहुत आसानी से कर ले जा सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में जनसंख्या शिक्षा का विरोध न केवल हमारे लिए आत्मघाती है वरन हमारे देश के सभी प्रकार की प्रगति के लिए भी, क्योंकि भारत के सभी शुभचिंतक एक अनुभव करते हैं कि भारत की जनसंख्या पर यदि कुछ इस तरह से हम करते हैं तो हमारी जनसंख्या कम होगी, इससे हमारा जो देश का प्राकृतिक संसाधन है उस पर भी दबाव ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, रोज़गार के अवसर भी हमें प्राप्त होंगे और छोटे परिवार के होने से बच्चों को अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप करके उसमें लिख सकते हैं। और यदि पूछता है जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा संबंधी शोध कार्यों की कमी है, जनसंख्या की पाठ्य वस्तु होनी चाहिए, जनसंख्या पर हमें जागरूकता कार्यक्रम, जैसे हम पर्यावरण शिक्षा पर बात करते हैं वैसे उस पर भी हम जनसंख्या पर भी हम जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से लगभग में सभी टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया, जैसे सामाजिक परिवर्तन हो या मूल्यपरक शिक्षा हो या राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय एकता, जनसंचार, बाल श्रम, लैंगिक समता, सबसे संबंधित प्रश्न है। तो इस तरह से अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, एकदम सारे प्रश्नों को हल करिएगा। और आप जो पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन का स्वरूप बदल देता है, उसका नेचर बदल देता है तो आप टेंशन में आ जाइए कि हमने तो ये क्वेश्चन पढ़ा है और इसका तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, आप उसमें लिखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आप आदर्शवाद है, प्रयोजनवाद है, प्रकृतिवाद है, तो आप ध्यान रखिए, आदर्शवाद में विचार की बात की जाती है, आध्यात्मिकता की बात की जाती है, प्रकृतिवाद में प्रकृति की बात की जाती है, प्रकृति की ओर लौटो, बालक के स्वाभाविक जो है शक्तियों की बात की जाती है, उनके रुचियों की बात की जाती है, और प्रयोजनवाद में क्रिया की बात की जाती है, वर्तमान की बात की जाती है, सत्य को परिवर्तनशील माना जाता है। ऐसे करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए। और आप इस लघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार किए हैं तो इससे आपके अति लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव टाइप सारे प्रश्न जो हैं वे हल हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल प्रसन्न हो करके और बिना किसी दबाव के आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एकाग्रता से पढ़िए और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से लिख सकेंगे। आपके 50 में जो है बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। बिल्कुल आप इसको निफिक्र हो करके ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसी के साथ फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वह जो दूसरा पेपर है वह भी इसी एजुकेशन से ही संबंधित है। चूँकि नया विषय है तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उससे भी हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन बना देंगे। उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो फिर ठीक है, हम आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो गया लेकिन आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, हमको उम्मीद है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।